भारतीय सेना पहले से कहीं अधिक हाईटेक हो चुकी है। भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। अत्याधुनिक हथियारों और हाई टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी के लैस होने की जो तस्वीरें सामने आई वो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। भारतीय सेना ने खुद अपनी तैयारियों की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की। सेना की तैयारी बताती है कि दुश्मन देश की किसी भी हिमाकत का फौरन और मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। सेना के जज्बे की तस्वीरें रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने की कहानी कह रही हैं। पहले जैसलमेर से आई त्रिशूल युद्धाभ्यास की तस्वीरें देखिए, फिर आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर में चल रहे युद्धाभ्यास की भी तस्वीरें जो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने, उसे संघर्ष में बुरी तरह से मात देने, आतंकियों और आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाने के बाद भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है। तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। नई तकनीकों और मॉडर्न टैक्टिकल व्हीकल से भारतीय सेनाएं पूरी तरह से लैस हैं। एलओसी पर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर तीनों सेनाओं का त्रिशूल युद्धाभ्यास इसकी झलक दिखा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान की फितरत जस की तस है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान नई साजिशें रच रहा है। इसके लिए उसने बांग्लादेश का सहारा लिया है। जिस बांग्लादेश की समुद्री सीमा पाकिस्तान को छूती तक नहीं, उस बांग्लादेश से नौसेना के आपसी सहयोग का दिखावा कर पाकिस्तान ने अपने युद्धपोत को चटगांव पोर्ट पहुंचाया है। यानी बांग्लादेश के बहाने पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। उधर चीन भी बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिशों में लगा है। हालांकि पश्चिम में भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास और अब पूर्वोत्तर में होने जा रहा वायुसेना का युद्धाभ्यास पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों को एक साथ जवाब के साथ चेतावनी भी है कि भारतीय सेनाएं हर तरह की चुनौतियों का सामना करने और पलटवार करने के लिए तैयार है। इस बीच हाल ही में भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर सेना की ताकत, तैयारियों और चुनौतियों से निपटने की क्षमता की झलक दिखाई है। वीडियो में सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, मॉडर्न टैक्टिकल व्हीकल्स और नई तकनीक से लैस है। सेना के जारी वीडियो में हर परिस्थिति, हर मौसम और हर दुर्गम इलाकों में भी सेना दुश्मनों पर पलटवार कर सकती है, इसकी झलक दिख रही है। सेना की फुर्ती सेना के हाथों में घातक और अत्याधुनिक हथियार दिखाते हैं कि दुश्मनों ने अगर किसी तरह की हिमाकत की तो उनका संहार निश्चित है। वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय सेना के पास प्रिसीजन वेपन सिस्टम, स्मार्ट मिसाइलें, नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री व्हीकल्स मौजूद हैं। किसी भी दुर्गम क्षेत्र, पहाड़, घने जंगलों तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। वीडियो में पुरानी चुनौतियों की तुलना में सेना के अब कहीं ज्यादा तैयार होने की बात कही गई है। वेपन सिस्टम से बेजोड़ सटीकता और मारक क्षमता मजबूत हुई है। सेना का ये हौसला, ये आत्मविश्वास दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। सिर्फ आधुनिक हथियार ही नहीं, सेना खुद को नेटवर्क टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से भी तैयार कर रही है। अब सेना के पास ऐसे सिस्टम हैं जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क से लैस है। तेज और सटीक फैसले लेने में मदद करते हैं ये सिस्टम। ये तकनीकें जमीनी, एयर सपोर्ट, नेवी के बीच बेहतर तालमेल में सक्षम है। यानी भारतीय सेना अब तकनीकी क्रांति से भी सुसज्जित है। इन तकनीकों के लिए भारतीय सेना की विदेशों पर निर्भरता को भी कम किया जा रहा है। डीआरडीओ अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से ही सेना को लैस नहीं कर रहा, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। डीआरडीओ के साथ ही कई भारतीय निजी कंपनियां भी सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने में जुटी हैं। भारतीय सेना की ओर से जारी ये वीडियो बताता है कि जल्द ही भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक होगी। भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों के लिए काल नहीं, महाकाल साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और कर्नल टाड टीपी त्यागी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, भारत की सेना
आज के हालात में ऑपरेशन सिंदूर प्री एरा और ऑपरेशन सिंदूर आफ्टर एरा के तहत खुद को शायद देख रही है? क्या जो तैयारियां हम कर रहे हैं, क्या जो हम नोटेम इश्यू कर रहे हैं और क्या जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इस बात का इशारा है कि हमें हर वक्त नए अनुभवों के साथ अब तैयार रहने की जरूरत है? राजीव जी, भारत की फौज हमेशा से ही एक चीज पर यकीन करती रही है कि हम शांति काल में जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध काल में खून उतना हमें कम बहाना पड़ेगा। एक अच्छी ट्रेनिंग, खासतौर से इस तरह की ट्रेनिंग जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी एक साथ जॉइंट एक्सरसाइज करे, वो इन सब फोर्सेस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन लाती है, जॉइंटमैनशिप लाती है। अब इसके तहत अब भविष्य का जो युद्ध होगा उसमें इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि आर्मी का क्या रोल है, जमीन को पकड़ कर रखना, या दुश्मन के यहां पर आदेश मिलने पर जमीन पर कब्जा करना। नेवी का क्या रोल है, समुद्र को पकड़ के रखना, या अगर आदेश मिले तो शत्रु के तटीय क्षेत्र पर जाकर उसके इंडस्ट्रियल एरियाज पर, कोस्ट पर जो बंदरगाह पे, उस पर हमला करना। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जब ऐसा आदेश मिलता है तो एक सिंगल सर्विस काम नहीं करेगी। भविष्य के युद्ध में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर एक इंटीग्रेट तरीके से एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार करेगी। ये सब जो एक्सरसाइज हम नाम सुन रहे हैं अभी, हमने अभी महागजराज की बात जी हाँ, हमने त्रिशूल किया, गजराज किया, एक्सरसाइज मेरू ज्वाला किया, और अभी पूर्वी फ्रंट में पूर्वी प्रचंड पहाड़ कर रहे हैं। और श्रीलंका के साथ भी हम लोग मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन सब का एक ही पर्पस है कि सभी सेनाओं में आपसी तालमेल को बिठाना, खासतौर से क्योंकि भविष्य के युद्ध में रोबोट्स का इस्तेमाल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, एआई का इस्तेमाल होगा, और युद्ध भूमि में जो कमांडर है वो वर्टिकली अप और अपने पीयर ग्रुप से किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत बड़ा इस्तेमाल भविष्य में होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दर्शकों को बताना चाहता हूं क्या है कि हम इस तरह की कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें जिससे हमें दुश्मन, चाहे वो आपस में बातचीत कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, हम उसको सुन सकें, उसको डिकोड कर सकें। इसी तरह से काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पर नजर ना डाल सके, दुश्मन हमारे रेडार को जैम ना कर सके, तो इसके लिए हमें काउंटर एक्शन करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के बात है कि इन सब एक्सरसाइज के बाद या ऑपरेशंस के बाद हमारी जो ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन है, यानी युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, वो और ज्यादा परिष्कृत होती है और ज्यादा रिफाइन होती है। जी, और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा रिफाइन। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, दो नोटेम इश्यू हो चुके हैं और ये नोटेम एक वेस्ट फ्रंट सर क्रीक के पास और दूसरा ईस्टर्न फ्रंट बांग्लादेश के पास जो नोटेम जारी हुआ है। हम दोनों डिफिकल्ट अलग अलग टेरेन में इसका अभ्यास कर रहे हैं। क्या इन जगहों का चुनाव भी ये तय करता है कि हमको फ्यूचर थ्रेट्स कैसे और कहां से मिल सकते हैं, और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो हम दिखा भी रहे हैं, जो भारतीय आर्मी ने जारी की है, क्या ये अभ्यास हमें तैयार कर रहे हैं उस पॉज को हटाने का वक्त अगर आता है ऑपरेशन सिंदूर के? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजीव जी। सर क्रीक के पास वेस्टर्न बॉर्डर पे और ईस्टर्न बॉर्डर पे दोनों जगह एक्सरसाइज करने का पहला मतलब तो ये है कि हम दो फ्रंट वार के लिए तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हमारी पुरानी एक्सरसाइजों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? जैसे देवनाथ जी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेके साइबर वॉरफेयर तक और ड्रोन वॉरफेयर से लेके एम्फीबियस ऑपरेशन तक, ये हमने देखा।
कि जो हमारी अभी ऑपरेशन त्रिशूल हुई, उस ऑपरेशन त्रिशूल में करीब 30,000 ट्रूप्स ने, करीब 40 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने, करीब 25 हमारे वारशिप ने भाग लिया। और ये भाग इसलिए लिया गया ताकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड, इतना ही नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको भी एक साथ इंटीग्रेशन में लाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमको सफलता मिली थी वो केवल S-400 या एंटी एयरक्राफ्ट गन से नहीं मिली थी, वो मिली थी इनके कोऑर्डिनेशन से, यानी कि इनके इंटीग्रेशन से। तो आने वाले युद्ध में पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि इंटीग्रेशन हो, दूसरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि हम मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करें, ड्रोन्स का भी, एंटी ड्रोन्स का भी, और ऐसे ही न केवल काउंटर इंटेलिजेंस का बल्कि काउंटर इंटेलिजेंस का। यानी कि अगर हमारे सिस्टम को जैम कर लिया जाता है तो हम उस जैमिंग को भी तोड़ सकें। दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑपरेशन। इसके लिए भी अब हमने जब वेस्टर्न बॉर्डर पे एक्सरसाइज की तो सबसे पहले तो आप याद कीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर ने सर क्रीक में जाके ये कहा पाकिस्तान को कि आपने अपोजिट साइड में जो बिल्डअप किया है, अगर कोई भी शरारत की तो हम आपका भूगोल और इतिहास बदल देंगे, और याद रखें कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। फिर हमने लोंगेवाला में एक्सरसाइज की और उस समय आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, उसमें हमने रोबोट का भी इस्तेमाल किया, उसमें हमने ड्रोन और एंटी ड्रोन प्लाटून भी बनाया, उसमें हमने 10 बटालियन क्विक एक्शन के लिए बनाई गई, यानी कि जो नॉर्मल एक्शन से कहीं ज्यादा बहुत जल्दी एकदम तैयार हो जाए वो बनाई गई। और उसके बाद ये ऑपरेशन त्रिशूल आया, जो अभी मेरा ख्याल है आज शायद खत्म होने वाला है या खत्म हो गया होगा। ये बता, ये सब पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि वी आर मोर देन प्रिपेयर्ड एंड वी कैन टेक यू एनी टाइम इन एनी पोजीशन एंड एनीवेयर। अब इसके साथ वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी करना इसलिए जरूरी था क्योंकि बांग्लादेश भी सिर उठाने लगा है। हालांकि वो 3 तरफ से घिरा हुआ है लेकिन वो भी सिर उठाने लगा है। पाकिस्तान की ISI के लोगों को बुला के ले जाते हैं और चिकन नेक दिखाते हैं, तो उनको भी बताना जरूरी था। और चाइना को भी बताना जरूरी था कि अब ये 1962 का भारत नहीं है। एक जमाना था जब हमारे पार्लियामेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर एरियाज के अंदर अपने पुल, अपनी सड़कें इसलिए नहीं बना रहे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलप नहीं कर रहे कि अगर चाइना घुस आया तो वो इनका इस्तेमाल करेगा। यानी कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि यह चाइना घुस आएगा। वो स्थिति को बदल दिया गया। जो हिंदुस्तान बाहर से ही आर्म्स इंपोर्ट करता था, आज वो अपने बना भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी में चेंज आया और हम दोनों जगह में इसके लिए तैयार हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि समय के साथ आगे बढ़ना, दिस इज द रिक्वायरमेंट, इंटीग्रेशन। और वो इंटीग्रेशन में एक आध पॉइंट ऐसा भी है, अभी जो लेटेस्ट पॉइंट चल रहा है आपका दिल्ली में ब्लास्ट का, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में भी एक आध अच्छी बात है, उसे हमें ले लेना चाहिए। वहां की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सब ISI के अंतर्गत आती है और हमारे गृह मंत्री को अलग से NIS जी पूछना पड़ा। आपने एकदम सही बात कही सर। आप कई दिनों से चर्चा के दौरान ये सामने बात रख रहे हैं। मैंने आपको रोका भी इसलिए नहीं कि मैं आपकी बात पूरा नहीं होने देना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इसी बात पर UK देवनाथ सर से रिएक्शन लूं, और अगर उन्हें सब पहले से बता देंगे तो उनका वो रिएक्शन नहीं निकल पाएगा। UK देवनाथ सर, कर्नल त्यागी और कुछ और भी लोग वो भारत को लेकर एक बात को लेकर बड़े सवाल उठाते हैं, और कर्नल त्यागी ने बड़ा जोरदार तरीके से इस बात को रखा भी है। कर्नल त्यागी का कहना है, मैं तो यही बोलूँगा या और सबका भी, कि भारत में मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। हम इंटेल के मामले में अलग अलग कई सारी एजेंसीज पर डिपेंड करते हैं।
ये अलग अलग एजेंसीज अलग अलग क्या कर रही हैं, ये जब तक टॉप लीडरशिप तक बात पहुंचती है तब तक देर हो चुकी होती है। इसको लीड करने के लिए कोई एक होना चाहिए जो सबको अपने अम्ब्रेला के नीचे रखे। जैसे हम एनएसए का नाम, एनएसए के पद को इसके ऊपर रख सकते हैं। क्या हमारी गलतियों का एक ये बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कलेक्ट करना, रखना, इस प्लानिंग को करना, कारों का जुगाड़ करना, सारी तैयारी करना, ये सारा का सारा धरा रह जाता। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये लोग अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल कर देते तब हम एक ब्लास्ट मिस हैंडलिंग का नहीं देखते, शायद कई सारे सीरियल ब्लास्ट देखते। देवनाथ सर। राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि माहौल और टेक्नोलॉजी अब इतना इम्प्रूव हो गई है कि कई अलग अलग एजेंसीज को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी जो फरीदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, यह बॉम्ब ब्लास्ट और भी कई जगह पर हो सकता था। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कि जो मामला सिर्फ एक पोस्टर चिपकाने जैसी सिंपल गतिविधि से चालू हुई, उसके बाद हम उसी का लीड फॉलो करते करते 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ और 4 कार जिसपे कि यहाँ अलग अलग जगह पर जा सकती थी, उनको इंटरसेप्ट करके रोक पाए हैं। अब हो सकता है कि अपने को शाबाशी देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या और भी थोड़े बहुत 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो विस्फोटक पदार्थ इधर उधर घूम रहे हैं इसी जत्थे से, या हमने 4 कारें बरामद कर ली हैं, हो सकता है कि और भी 5वीं, 6ठी, 7वीं कार भी इधर उधर कहीं घूम रही है। दिल्ली से लेकर मथुरा, अयोध्या, पटना, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक साथ काम करना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग मॉडल होते हैं। एक मॉडल जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज में मिलता है, काफी हद तक आपको चीन में, रशिया में मिलता है, नॉर्थ कोरिया में मिलता है, जहां पे कि आमतौर पर डिफेंस फोर्सेस के नीचे ही सारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं। वाकई। लेकिन जो डेमोक्रेटिक देश हैं जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इनका इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा होता है कि डिफेंस का जो इंटेलिजेंस है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस थोड़ा सा अपना वर्टिकल अलग रखता है, और सिविलियन इंटेलिजेंस जो है वो अपना वर्टिकल अलग लगता है। लेकिन इन सारे वर्टिकल्स का एक जगह आकर अगर मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये वर्टिकल्स अलग अलग रहकर हमको क्या रिजल्ट दे पाएंगे? मैं आप दोनों का आदर करता हूं, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी के इस आर्ग्यूमेंट को मैं बाय कर सकता हूं कि हम कहीं बहुत फेल इसलिए होते हैं कि जो जानकारी एक के पास होती है समय पर दूसरे के पास नहीं होती है, और सब अपनी असेसमेंट करते रहते हैं। समय कम है सर, लेकिन आप दोनों के पास ज्ञान इतना कि समय अथाह भी हो तो कम पड़ जाए। लेकिन आदर के साथ अभी इजाजत चाहूंगा, आगे फिर जुड़ेंगे क्योंकि इस मामले में जांच लगातार जारी है। यूके देवनाथ सर आपका, टीपी त्यागी सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बात महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की।